चलिए कमांडोस, अब हम लगाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है ना। वे क्वेश्चंस लगाएंगे जिनके एग्जाम में आने की सबसे अधिक संभावना है। वे क्वेश्चंस लगाएंगे जो पहले पूछे जा गए हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है ना बेटा। नीट 2022 में एक बात के लिए तैयार रहिएगा कि अभी जो क्वेश्चंस का नया फॉर्मेट है कि उसमें मल्टीपल स्टेटमेंट का आना, मैच दी कॉलम का आना, थोड़े ट्रैप टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर ज्यादा पूछेगा, इसलिए तैयार रखना है बेटा अपने आप को। इसलिए टेस्ट को बड़ी गंभीरता से देना है, हर डीपीएस को ध्यान से लगाना है और एमपीक्यू लेक्चर को मिस नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए, तो हम देखते हैं। तो मैं एक काम करूंगा बेटा, क्वेश्चन बताऊंगा, फिर मैं कुछ सेकंड का पॉज दूंगा ताकि आप भी मेरे साथ सॉल्व कर पाए आप, ठीक है। कमेंट में लिखना आंसर, यार खुद से आंसर करना अपने आप को। भले ही से ये लाइव क्लास नहीं है, लेकिन मानकर चलना है इस बात को कि ये लाइव ही क्लास है, ठीक है बेटा, है ना। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि यदि हम अपने खुद के लिए ऑनेस्ट रहते हैं ना, तो दुनिया में हमको फिर कोई नहीं हरा सकता है, ठीक है ना। याद रखना बेटा, जो है जीतने की पहली शर्त यह है कि आपको अपने स्वयं के प्रति ईमानदार रहना होगा, जवाबदेही तय करनी होगी अपनी खुद की, ठीक है। चलो, तो ज्यादा समय खराब नहीं करते, क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और सॉल्व कीजिए, ठीक है। मैं आपको पूरा वक्त दूंगा बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ध्यान से पढ़िए इसको। आपको कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है, करेक्ट ऑप्शन को चुनना है। पर एक बात का ध्यान रखना बेटा, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये होते हैं ट्रैप क्वेश्चन, आपका समय खराब कराने वाले क्वेश्चन होते हैं। यदि आपको सही मैच मिल जाता है तो ऑप्शन को गौर से देखिए और आंसर चुनिए और आगे बढ़ जाइए, ठीक है। टेक्निकली बात बिल्कुल सही है, एग्जाम में जो है आपको बहुत थोड़ा समय होता है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। तो बायोलॉजी में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि स्मार्टली प्ले करना है आपको। जैसे कि देखो, इस क्वेश्चन को देखा हमने, अब इस क्वेश्चन में हमको पता है फर्मेंटर का मतलब होता है बड़े बड़े बर्तन जिसमें कि माइक्रोब को जो है वो ग्रो किया था। तो ए का 2 हो गया, ए का 2 हो गया, तो ये तो आंसर हो नहीं सकते, आंसर ए आ गया, ठीक है। तो अभी हमने बाकी पढ़ा ही नहीं, हमने बाकी स्टेटमेंट्स तो हमने पढ़े ही नहीं है, लेकिन हमने यदि इसको झट से मैच किया और नीचे ऑप्शन देखा हमने मैच दी कॉलम वाले क्वेश्चन में, देखा कि नहीं, मान लो दो जगह पर ए के बाद 2 लिखा होता तो हम मानते कि चलो ठीक है, अब अगला वाला भी मैच कर लेते हैं। पर जैसे आपने कहा कि भाई फर्मेंटर एकदम क्लियर है, फर्मेंटर मतलब बड़े साइज के बर्तन जिनमें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करते हैं हम, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल लेवल पे ग्रो करने में काम करते हैं। तो ए का 2 आ गया है और आपने कहा एक ही जगह पे ए का 2 आंसर आ गया। अब बी का 1 ब्रेड बेकर्स ईस्ट, ठीक है। फिर एरोबिक माइक्रोब फ्लॉक्स बनाते हैं कि गंगा एक्शन प्लान मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट, आप मैच कर लीजिए। तो मैंने आपसे कहा कि स्मार्ट बात ये होती है, जैसे ही आपको आंसर, आपने ए को देखा, एक को मैच किया आपने, ऑप्शन देखिए तुरंत, उसके बाद ऑप्शन मैच कर गए हैं, आगे बढ़ जाइए, ठीक है। समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्लियर, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, चलो अब वही, अब देखो इसको उठ के, क्वेश्चन नंबर 2, अब इसको भी मैच करो बेटा, बताओ उठ के, है ना, क्या सही आंसर है इसका, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, मैच द कॉलम 1 विच कॉलम टेक सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज द क्वेश्चन दैट विल कम इन द नीट 2022। ये वो क्वेश्चन है जो नीट 2022 में आ सकता है बेटा, फटाफट मैच कीजिए, चलिए बताइए, ठीक है। अगेन वही वाली बात है, हमको पता है स्टेटिन का उपयोग होता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, ठीक है ना। तो हमने कहा ए का 2 है, ए का 2 यहां दे रखा है, बाकी आंसर हो नहीं सकते, बात खत्म हो गई, ठीक है। देखो ना, आप ना, आपने एक, आपको इंफॉर्मेशन क्लियर है, आपने सिर्फ आपने एक को मैच किया, आंसर आ गया। अब चलो, इथेनॉल ईस्ट से मिलता है, ईस्ट के फर्मेंटेशन मिलता है। डंग जो है बायोगैस में इस्तेमाल होता है। बीटी कॉटन जो होता है वो इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट है, ठीक है। मैच कर लिया, सब सही आया इसमें, तो आंसर ए आ गया। तो मेरी बात को समझो, ये क्वेश्चन मैंने आपको क्यों दिए बेटा, इसलिए दिए ये क्वेश्चन मैंने कि आप ये स्मार्टली पकड़ सकें। आपकी मैच दी कॉलम में सारे कॉलम मैच करना जरूरी नहीं होता है। यदि एक कॉलम मैच किया आपने और आपको ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है कि वो एक ही जगह रखा है, एक ही ऑप्शन में, बाकी 3 ऑप्शन में नहीं है, और आप एकदम श्योर है कि वही सही आंसर है, तो आगे बढ़ जाइए, चिंता वाली कोई बात ही नहीं। पर श्योर होना जरूरी है आपका, नहीं पढ़ोगे तो श्योर नहीं हो पाओगे कभी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन देखिए, फिल द ब्लैंक स्पेस ए बी सी डी को जो आपको फिल करना है फॉलोइंग टेबल बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को चुनकर इसको आपको फिल करना है, ठीक है। चलिए अब देखो बेटा, इसमें अब इसमें आप, है ना, अब मैं आपको ऑप्शन देता हूं, ये तो ऑप्शन देता हूं, इसके ऑप्शन ये, ठीक है। अब चूंकि क्वेश्चन बड़ा था इसलिए ऑप्शन मुझे अलग पेज पे लेने पड़े, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन बेटा, ये ए को पहचानिए कि कौन सा बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन करता है। तो हमें पता है लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन करने वाला बैक्टीरिया क्या है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं, लैक्टोबैसिलस के। और बेटा
जो है वो साइक्लोस्पोरिन के लिए, साइक्लोस्पोरिन ए के लिए कौन सा फंगस होता है बेटा? साइक्लोस्पोरिन ए के लिए ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है। क्या होता है बेटा? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम होता है, ठीक है ना बेटा, है ना। फिर आप देखो, फिर आप देख रहे हैं कि सी में क्या आएगा बेटा? यहां पे बताओ, यानी जो मोनास्कस परप्यूरस है उससे स्टेटिन मिलता है। मोनास्कस परप्यूरस क्या है? वो एक ईस्ट है, फंगस, एक तरह का ईस्ट है, वो फंगस एक तरह का, इट इज ए ईस्ट, या हम बोले एक तरह का ये फंगस होता है ये, ठीक है। फिर फंगस पेनिसिलिन नोटेटम से क्या मिलता है? पेनिसिलिन मिलता है इससे, ठीक है। अब देखो, आपने ऑप्शन देखे बगैर खुद ही निकाल लिया आपने, हमने, अब मैं आपको ऑप्शन भी दिखा देता हूं उसके, कि बैक्टीरिया जो है वो लैक्टोबैसिलस से क्या मिलता है बेटा? लैक्टिक एसिड मिलता है। फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से साइक्लोस्पोरिन ए मिलता है, ठीक है। मोनास्कस परपुरस से स्टेटिन मिलता है, जो कि एक फंगस है, जो कि मोनास्कस क्या है? फंगस है, एक ही स्टेट के। फंगस पेनिसिलिन नोटेटम से क्या मिलता है बेटा? पेनिसिलिन मिलता है। अब देखो आपके सामने ऑप्शन है, आ गया आंसर, ठीक है। अब लैक्टोबैसिलस सही था आपका, आपने कहा ये आंसर नहीं, ये आंसर नहीं, आंसर इन दोनों में से ओके। दूसरा वाला ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम दोनों में दे रखा है, ठीक है। अब आपको मैं तीसरे वाले सी पे गया, आपने कहा ये ईस्ट है, आंसर सही हो गया, क्योंकि मोनास्कस परपुरस क्या होता है? ईस्ट होता है, बैक्टीरिया नहीं होता है वो, ठीक है। और मिलता क्या है? पेनिसिलिन मिलता है, एंटीबायोटिक जो है किससे? पेनिसिलिन नोटेटम से, ठीक है ना, क्लियर। तो आपने ये जो है वैसे मैच किया। तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस 2022 में आने की बहुत ज्यादा संभावना है, इसलिए तैयार रहना, ठीक है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, ठीक है, मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि एसर्शन रीजन के क्वेश्चन धीमे धीमे बढ़ने लगेंगे एग्जाम में भी, ठीक है। नीट 2022-23 में आप मानकर चलिएगा कि ये वाला एग्जाम, अगला वाला एग्जाम, एसर्शन रीजन जो है इट विल बिकम ए परमानेंट पार्ट ऑफ द सेक्शन बी। आने वाले समय में देखना आप बदल जाए, इसलिए तैयार रहना, इसलिए बहुत ध्यान से एनसीईआरटी पढ़ना है, एक एक चीज को बड़े क्रैश कोर्स में जो पढ़ाया जा रहा लेक्चर में, एक एक चीज को बड़े ध्यान से सुनना पड़ना है, ठीक है ना बेटा, है ना। कोई भी लापरवाही का मतलब है एक साल फिर रिपीट करना पड़ता है, डोंट बी नेग्लिजेंट, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, which of the alcoholic product require only fermentation not distillation, के कौन से प्रोडक्ट में केवल फर्मेंटेशन की रिक्वायरमेंट है, डिस्टिलेशन की आवश्यकता नहीं होती है। देखो बेटा, डिस्टिलेशन का मतलब होता है कि आप अल्कोहल का क्वांटिटी परसेंटेज बढ़ा रहे होते हो आप, ठीक है। जितनी भी विस्की होती है, रम होती है, वोदका होती है, स्पिरिट होते हैं, उन सबको जो है वो डिस्टिलेशन किया जाता है। वाइन और बियर जो होती है वो केवल फर्मेंटेड होते हैं, उसमें डिस्टिलेशन नहीं किया जाता है। तो दोनों है, इसका मतलब आंसर आ गया इसका सी। तो गलती से जो है वो फट से देख के वाइन मत लगा देना, आंसर इसका है बोथ वाइन एंड बियर, ठीक है ना, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर है, फर्मेंटेशन ऑफ माल्टेड सीरियल प्रोड्यूसर। माल्टेड सीरियल के फर्मेंटेशन से क्या बनता है भाई? माल्टेड सीरियल के फर्मेंटेशन से क्या बनेगा? इथेनॉल बनेगा, और इथेनॉल बनेगा, और इथेनॉल माल्टेड सीरियल का उपयोग बियर के प्रोडक्शन में करते हैं, क्या है ना, अल्कोहल के प्रोडक्शन में करते हैं, तो इथेनॉल बनता है उससे बेटा, ठीक है। याद रखना, जहरीली शराब क्या होती है? मिथेनॉल इज दी जहरीली शराब जिसको पी के लोग मर जाते हैं। इथेनॉल इज दी अल्कोहल जो कंजम्पशन किसका किया जाता है, और इथेनॉल बनता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से, और इसको करता है ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेबिसी करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, देखो बेटा क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी करना हमको आना चाहिए, जितनी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन दिमाग में तुरंत आना चाहिए। अब देखो, इज नोन एज ब्रेवर्स ईस्ट, किसे आप ब्रेवर्स ईस्ट कहते हैं बताइए? मतलब किसका उपयोग ब्रेवरीज में? ब्रेवरीज का मतलब क्या होता है बेटा? जहां अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है। तो ब्रेवर्स ईस्ट क्या होता है बेटा? सैक्रोमाइसिस सेरेबिसिस दी ब्रेवर्स ईस्ट, और इसी का उपयोग हम बेकरीज में करते हैं तो उसे बेकर्स ईस्ट बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। कोई डाउट इसमें? अभी ये तो सिंपल लड्डू जैसे क्वेश्चन है बेटा, इनमें कोई डाउट उठना ही नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, ए पेशेंट बॉट टू ए हॉस्पिटल विथ मायोकार्डियल इन्फॉक्शन इज नॉर्मली इमीडिएटली गिवन। जैसे कोई पेशेंट को हार्ट अटैक को मतलब मायोकार्डियल इन्फॉक्शन बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, उसे हॉस्पिटल लेके आए, तुरंत उसे क्या करते हैं? तुरंत उसको किया जाता है थ्रोम्बोलाइज। तुरंत उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग अपनी भाषा में क्या वर्ड यूज करते हैं? हम बोलते हैं थ्रोम्बोलाइज करो भाई इसको। थ्रोम्बोलाइज का मतलब है कि थ्रोम्बस मतलब होता है ब्लड क्लॉट, थ्रोम्बस का मतलब होता है ब्लड क्लॉट जो हार्ट की आर्टरी में जाकर फंस गया है, उसको डिसॉल्व करना है, और उसे डिसॉल्व करने के लिए हम लोग एक एंजाइम का इंजेक्शन देते हैं, वो होता है स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज दी एंजाइम के, इसका इंजेक्शन देते हैं, तो स्ट्रेप्टोकाइनेज का उपयोग करते हैं बेटा। ये क्या करता है? ये जो है वो डिसॉल्व करता है इसको, ब्लड क्लॉट को, ठीक है ना। साइक्लोस्पोरिन ए क्या होता है? इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट होता है। स्टेटिन क्या होता है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने वाले केमिकल होते हैं, ठीक है।
चलो कमेंट में बताओ स्ट्रेप्टोकाइनेस किससे मिलता है, स्ट्रेप्टोकाइनेस का सोर्स बताइए, चलिए कमेंट में आपको लिखना है, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे स्ट्रेप्टोकाइनेस का सोर्स क्या होता है, बताइए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पर है। स्टडी द फॉलोइंग फ्लो चार्ट दैट शोज कर्ड फॉर्मेशन फ्रॉम मिल्क एंड सेलेक्ट द ऑप्शन ए एंड बी के। ऑप्शन ए और बी को आपको सिलेक्ट करके बताना है, बताइए बेटा के, यानी आपको बताना है कि मिल्क को हमने जो है वो इनोकुलेट किया विद कर्ड से, ठीक है, इनक्यूबेटेड, इनोकुलेट होना चाहिए यहाँ पे, इनक्यूबेट के वर्ड होना चाहिए यहाँ पे इनोकुलेट, ठीक है, वर्ड गलत टाइप हो गया ये, इनोकुलेट, इनोकुलेट किया कर्ड से, तो एलएवी, लैक्टिक, एलएवी का फुल फॉर्म क्या होता है, लैक्टिक एसिड बेसिलाई। अरे एलएवी के लैक्टिक एसिड बेसिलाई मतलब रॉड से बैक्टीरिया होते हैं जो लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करते हैं, क्या प्रोड्यूस करेंगे ये, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेंगे। अरे भाई नाम खुद बोल रहा है एलएवी, लैक्टिक एसिड बेसिलाई, ठीक है। इससे क्या होगा, मिल्क प्रोटीन कैसिन का कोगुलेशन होगा, डाइजेशन होगा, ठीक है। और दही जो है दूध की तुलना में बेहतर होता है क्योंकि इसमें विटामिन B12 उसके अंदर आ जाता है। बगैर ऑप्शन देखे आंसर बता दिए हमने, ऑप्शन मैंने भी देखे, अब ऑप्शन देखते चलो हम, ठीक है ना। मतलब किसका प्रोडक्शन होता है, लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है, दूध की तुलना में दही बेहतर होता है क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती है, विटामिन B12 बन जाता है। देखो आप ऑप्शन सामने, अरे इसके अलावा पॉसिबल ही नहीं कुछ ऑप्शन, लैक्टिक एसिड, विटामिन B12, आंसर क्या आ गया इसका, आंसर आ गया इसका बीटा बी इज दी राइट आंसर, बीटा। अब देखो बेटा अभी हम लोग क्या पुराने सिस्टम को ABCD यूज करते हैं, 1 2 3 4 करना चाहिए, अभी हम सिस्टम में ऐसा कर लेंगे, पर अभी ABCD मान के चलते, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, A is a methane rich fuel gas produced by B, break down with the help of C बैक्टीरिया। तो ABC यहां पर क्या है, कि ABC यहां पर क्या है बताइए, के तो बताओ, चलो ABC क्या है ना। अब देखो बेटा सिंपल सी बात यह है कि यदि हम यहां पर देखें कि गोबर गैस, बायोगैस का मतलब तो वाटर गैस तो आंसर हो नहीं सकता है, तो गोबर गैस, बायोगैस, चलिए पॉसिबल के प्रोड्यूस बाय एनारोबिक ब्रेकडाउन, याद रखिए यहां पे क्या आएगा, एनारोबिक आएगा, तो एरोबिक वाले ऑप्शन कैंसिल कर देते हैं हम, एरोबिक वाले ऑप्शन कैंसिल कर दिए तो एनारोबिक सही आंसर होगा इसका, ठीक है। फिर विद द हेल्प ऑफ मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, तो आंसर आ गया बी इसका, ठीक है ना। आपको देखो बेटा ऐसे एनसीईआरटी के ऐसे स्टेटमेंट दिमाग में रहना चाहिए आपको कि बायोगैस एक मीथेन रिच फ्यूल है जो कि एनारोबिक ब्रेकडाउन पर बनता है, किसकी हेल्प से, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया की हेल्प से, ठीक है ना। आंसर आ गया ABC, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस बेटा एग्जाम में आएंगे, तैयार रहिए उनके लिए आप, बिल्कुल क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पर है, बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर इज एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ, के बताइए बीओडी को मेजर करने के लिए किसका अमाउंट दिखाया था, बीओडी को मेजर करने के लिए किसका अमाउंट दिखाया था। अरे भाई बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, किसकी डिमांड, किसकी डिमांड, ऑक्सीजन की डिमांड। जितना अधिक बीओडी होगा उतना अधिक पॉल्यूटेड वाटर होगा। बीओडी जो है वाटर पॉल्यूशन का इंडिकेशन होता है, सीवेज पॉल्यूटेड वाटर का बीओडी अधिक होता है क्योंकि उसमें बहुत बड़ी मात्रा में एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, और बड़ी मात्रा में एरोबिक बैक्टीरिया होंगे तो वो बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन का कंजम्पशन करेंगे, और जितना अधिक ऑक्सीजन कंजम्पशन करेंगे उतना अधिक बीओडी अधिक होगा, तो आंसर आया ऑक्सीजन कंजम्पशन, ठीक है। तो गलती मत करना, कई बच्चे क्या करते हैं इसको लगाते हैं ऑर्गेनिक मैटर, बायो, नहीं बेटा, है ना। देखो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब है कि उस वाटर में जो माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं वो ग्रो कर रहे हैं तो उन्हें कितना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। मोर बीओडी मतलब मोर सीवेज पॉल्यूटेड वाटर, मोर सीवेज पॉल्यूटेड वाटर मतलब मोर नंबर ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया इज प्रेजेंट, मोर नंबर ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया इज प्रेजेंट, मोर द ऑक्सीजन नीड, ठीक है, क्लियर। चलिए 10 का आंसर डेल्टा डी है। क्वेश्चन नंबर 11, बोथ पावर एंड मैन्योर आर प्रोवाइडेड बाय, के बताइए, यानी आपको एनर्जी, पावर और मैन्योर, यानी आपको एनर्जी भी मिल रही है फूड पकाने के लिए, खाद भी मिल रहा है खेतों के लिए, किससे मिलता है, बायोगैस प्लांट से। बायोगैस प्लांट से पावर भी मिलता है और खाद भी मिलता है, यानी जो स्लरी होती है, जो बायोगैस निकलने के बाद जो स्लरी बचती है उसका इस्तेमाल खेतों में खाद के लिए किया जाता है, तो आंसर उसका हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 12, ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप विथ हाई लेवल ऑफ मिनरल्स, विटामिन एंड प्रोटीन इज कॉल्ड। याद रखिए क्रॉप्स में हाई लेवल ऑफ मिनरल, विटामिन, प्रोटीन को इंसर्ट करने को क्या बोलते हैं बेटा, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं बायोफोर्टिफिकेशन वर्ड यूज करते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं, बायोफोर्टिफिकेशन वर्ड यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, नीट 2022 में आएगा, याद रखना, किसी को बोलना नहीं,
हमारे आपके बीच राज की बात है कि बायो फोर्टिफिकेशन एग्जाम में आएगा, मतलब आएगा, ठीक है। बायो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है ट्रॉफिक लेवल बढ़ने पर टॉक्सिक केमिकल बॉडी में इकट्ठे होते रहते हैं। मोर हायर इज द ट्रॉफिक लेवल, मोर केमिकल इज एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल जैसे कि डीडीटी हुआ, बॉडी में इकट्ठा होने लगता है, मरकरी हुआ, बॉडी में इकट्ठा होने लगता है, उसे बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं बेटा। माइक्रो प्रोपेगेशन का मतलब होता है टिश्यू कल्चर मीडियम का उपयोग करके लिमिटेड स्पेस में बहुत सारे पौधों को ग्रो करना, ठीक है। सोमेटिक हाइब्रिडेशन मतलब होता है सोमेटिक सेल को फ्यूज कर देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने स्क्रीन पर है। इट इज ए फैमिली ऑफ वायरसेस विच इज नोन टू इन्फेक्ट इनवर्टिब्रेट्स एंड यूज एज ए बायो कंट्रोल एजेंट। कौन सी फैमिली बेटा? वो है बैक्यूलोवायरिडी। कौन सी फैमिली है बेटा? वैक्यूलोवायरसेस होते हैं। वैक्यूलोवायरसेस होते हैं वो टारगेटेड, स्पेसिफिक टारगेटेड वायरस होते हैं, नॉट रेट्रोवायरिडी, तो वैक्यूलोवायरस वायरस होते हैं, ठीक है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट 2022, ठीक है। अभी हम जो क्वेश्चन आपको बतलाते हैं ना बेटा यहां पे, वो सब मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, चले। प्राइमरी ट्रीटमेंट का मतलब क्या है? प्राइमरी ट्रीटमेंट का मतलब है सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, जो तैरने वाला कचरा है छान के अलग कर दो उसको, जो डर्ट है उसको नीचे बैठा दो, वो प्राइमरी ट्रीटमेंट है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं, तो फिजिकल रिमूवल ऑफ लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल फ्रॉम सी वेस्ट के, ठीक। फिर यहां पे यहां पर बेसिकली क्या होता है बेटा, जब हम जो है हम बात करते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं, तो क्या होता है बेटा, इसमें हम सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन करते हैं इसमें हम, और इसमें हम सेडिमेंटेशन करते हैं। तो इसमें बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कब होता है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है। तो ये तो आंसर गलत हो गया ये, ठीक है। केमिकल ट्रीटमेंट भी नहीं होता इसमें, फिजिकल रिमूवल है, फिर फिल्ट्रेशन करोगे, सेडिमेंटेशन करोगे, तो वो क्या आएगा बेटा? वो प्राइमरी ट्रीटमेंट कहलाएगा वो। तो आंसर इसका ए है। क्लियर? गलती मत करना कि सी लगा के आ गए। क्वेश्चन नंबर 15, the natural method of pest and pathogen control involving use of viruses, bacteria and other insect is called। क्या बोलोगे बेटा? यानी नेचुरल मेथड जिसमें कि आपको पेस्ट या पैथोजन को कंट्रोल करना होता है वायरस, बैक्टीरिया और इंसेक्ट की हेल्प से, उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? उसके लिए बायो कंट्रोल मेथड का इस्तेमाल करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? बायो कंट्रोल मेथड कहते हैं हम, ठीक है। तो बायो केमिकल कंट्रोल से कंफ्यूज होते हैं, यहां केमिकल नहीं यूज होता बेटा, बायोलॉजिकल एजेंट यहां पर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना। क्लियर? नॉट केमिकल, नॉट बायोकेमिकल, है ना। यहां पर क्या आएगा बेटा? यहां पर आएगा आपका बायो कंट्रोल इज द टर्मिनोलॉजी जिसका उपयोग करते हैं। बायो कंट्रोल का मतलब है हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का उपयोग करके पेस्ट को, पैथोजन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। मतलब प्रकृति के प्रीडेशन के सिद्धांत का उपयोग करते हैं, कौन किसको खाता है, कौन किसकी संख्या को कंट्रोल में रखता है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, ट्राइकोडर्मा स्पीसीज फ्री लिविंग फंजाई आर प्रेजेंट इन रूट इकोसिस्टम आर पोटेंशियली यूजफुल इन। बताइए क्या उपयोग होता है इनका, कैसे उपयोग में आती है? ट्राइकोडर्मा प्रजातियां जो कि रूट इकोसिस्टम का हिस्सा होते हैं, ये किस, देखो बेटा याद रखिएगा, ये मीथेन को प्रोड्यूस नहीं करती हैं, कैंसिल। ये बायो फर्टिलाइजर भी नहीं होती है बेटा, कैंसिल के। ट्राइकोडर्मा स्पीसीज जो है वो दूसरे पैथोजन को अटैक करने से रोकती है। ये एक प्रकार से हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होते हैं, ये बायोपेस्टिसाइड के रूप में जो है वो काम करती है बेटा, बायोपेस्टिसाइड के रूप में काम करती है, ठीक है। ट्राइकोडर्मा स्पीसीज फ्री लिविंग फंजाई आर प्रेजेंट इन रूट इकोसिस्टम आर पोटेंशियली यूजफुल इन, ठीक है। तो कैसे काम करती है बेटा? ये बेसिकली जो है वो बायोपेस्टिसाइड के रूप में काम करती है। ये फ्री लिविंग सैप्रोफिटिक फंजाई होती हैं जो मोस्ट कॉमनली डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करती हैं और सॉइल और राइजोस्फीयर के बीच में प्रेजेंट रहती हैं, और बेसिकली कई सारी सॉइल बॉर्न डिजीज से, कई सारी सॉइल से होने वाली बीमारियों से प्लांट की रूट को बचाती है, ठीक है। तो बायोपेस्टिसाइड के रूप में ये काम करती है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे यहां पे गलती कराते हैं, बायो फर्टिलाइजर, तो फर्टिलाइजर के रूप में काम नहीं करती है, ये बायोपेस्टिसाइड के रूप में काम करती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बेटा, एनसीईआरटी पेज नंबर 187, ध्यान से पढ़ना बेटा, ठीक है ना, गलती मत करना। चलिए क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, ए ड्रग यूज फॉर ए पेशेंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म बी। क्या मतलब इसका? अरे ये तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। एक दवा जो ए पेशेंट से ऑब्टेन की जाती है, एक ए पेशेंट में उपयोग की जाती है और उसको बी ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किया जाता है, तो ए और बी को चुनिए। मतलब आपको नीचे ऑप्शन देखकर ही अंदाजा लगाना पड़ेगा कि ये पूछ क्या रहा है भाई साहब, ठीक है ना। हार्ट का पेनिसिलियम से कोई संबंध नहीं है, ठीक है, हार्ट पेशेंट को और पेनिसिलियम नहीं, गलत है, ठीक है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट ट्राइकोडर्मा ये है,
क्योंकि आपको यहाँ पे इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी, आपको यहाँ पर आपको इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट जो है वो चाहिए पड़ेगा, तो ये सही आंसर है। स्वाइन फ्लू और मोनास्कस गलत है बेटा, ठीक है ना। एड्स और स्यूडोमोनास ये भी गलत है, तो आंसर इज बीटा बी इज दी राइट आंसर, बीटा बी इज दी राइट आंसर, ठीक है ना। एंड यहां पर क्या हुआ बेटा कि यहां पर हमने आपसे क्या कहा, देखो अब आपको क्या करना है, आपकी जो एनसीईआरटी है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, एनसीईआरटी में जो आपको दे रखे हैं बेटा, देखो आपकी एनसीईआरटी मेरे पास ये है, ठीक, देखो लिखा ना, अनदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पिरिन ए दैट इज यूज्ड एज ए immunosuppressive agent in organ transplant patient is produced by the fungus Trichoderma polysporum, ठीक है, पेज नंबर 183 12th क्लास एनसीईआरटी, ठीक है ना बेटा। तो बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइनें एकदम दिमाग में रहना चाहिए आपको ना, उससे क्वेश्चन डायरेक्ट बनकर आता है। 18 रूट नोड्यूल्स फॉर नाइट्रोजन फिक्शन ऑफ ए नॉन लेग्यूमिनस ट्री पॉजिट के, देखो बेटा ध्यान से बात के क्या बोला, रूट नोड्यूल जो नाइट्रोजन फिक्शन में हेल्प करते हैं, परंतु नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में, किसकी बात चल रही है, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट की। लेग्यूमिनस होता तो क्या होता है बेटा, लेग्यूमिनस होता तो राइजोबियम आंसर आता है, पर यहां पे उसने बोला है नॉन लेग्यूमिनस, तो आंसर आएगा इसका फ्रैंकिया, इंपॉर्टेंट याद रखे, फ्रैंकिया नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन करता है, फ्रैंकिया नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लियर। राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट में, एजिटोबैक्टर होता है फ्री लिविंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस इन विच पार्ट ऑफ डिकम्पोजर बैक्टीरिया इज रिसाइकल्ड इनटू स्टार्टिंग ऑफ द प्रोसेस इज कॉल्ड, के पूछ रहा है सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस में किस पार्ट में डिकम्पोजर बैक्टीरिया को रिसाइकल किया जाता है प्रोसेस को शुरू करने के लिए, के तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट, कि जो भी स्लज होता है उसका एक हिस्सा इनोकुलम के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसको जो है वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ाते हैं, बाकी को एनारोबिक डाइजेस्टर में डाल के डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट, के मैंने एक लेक्चर में बताया हुआ है आपको बेटा कि एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट का मतलब, एक्टिवेटेड स्लज का मतलब क्या होता है, मतलब जो डाइजेशन जो पूरा का पूरा बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होने के बाद में जो फ्लॉक्स होते हैं उन फ्लॉक्स को नीचे सेडिमेंट होने देते हैं, और वो जो फ्लॉक्स होते हैं उसका एक छोटा सा हिस्सा जो है वो ट्रीटमेंट के शुरुआत के लिए इनोकुलम के रूप में भेज देते हैं, बाकी को एनारोबिक डाइजेस्टर में डाल के डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, सिंगल सेल प्रोटीन का मतलब क्या होता है बेटा, सिंगल सेल प्रोटीन का मतलब क्या होता है बताइए, कि प्रोटीन सिंथेसिस इन स्किन सेल, गलत है, प्रोटीन सिंथेसिस बाइलिवर नहीं बेटा, सिंगल सेल प्रोटीन वे सभी प्रोटीन है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको बनाते हैं, कि एससीपी बोलते हैं, शॉर्ट में इसको बोलते हैं एससीपी बोलते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को द्वारा बनाए गए प्रोटीन होते हैं, तो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 21, थूरियोसाइड इज प्रोटीनस टॉक्सिन ऑब्टेन फ्रॉम, थूरियोसाइड एक प्रोटीनस जहरीला पदार्थ है, इसको किससे प्राप्त किया जाता है बताइए, डिकम्पोजिशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर, रॉन्ग आंसर है बेटा, ठीक है ना। फ्रेश ग्रीन मैन्योर यानी हरी जो है स्वच्छ हरी खाद से, ये भी गलत है, ये रॉड शेप्ड स्पेसिफिक रॉड शेप्ड बैक्टीरियल स्ट्रैंड बैसिलस थ्रोएंजेनेसिस, के बैसिलस थ्रोएंजेनेसिस बैक्टीरिया से इनको ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है, तो आंसर इज सी, ठीक है बेटा, तो आंसर क्या है, आंसर इज सी, बैसिलस थ्रोएंजेनेसिस बैक्टीरिया, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, ए पिक्युलर ओडोर दैट ऑकर्स इन मार्शी एरिया एंड काउ शेड, अब बताओ जो दलदली भूमि होती है, जहां पे गाय भैंस होती है, वहां पे एक अजीब तरह की गंध आती है, डिफरेंट टाइप की गंध आती है, वो क्यों आती है, क्योंकि वहां पर मीथेन बन रही होती है, वहां पे मीथेन का प्रोडक्शन वहां पर हो रहा होता है, इसलिए स्पेसिफिक गंध आती है, और मीथेन बनाने वाले बैक्टीरिया मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया, मीथेनोजन किस में आते हैं, आर्की बैक्टीरिया के ग्रुप में आते हैं, दे आर इन दी ग्रुप ऑफ आर्की बैक्टीरिया, तो आर्की बैक्टीरिया में होते हैं थर्मो एसिडोफिल्स, थर्मोफिल्स होते हैं, आर्की बैक्टीरिया में जो है क्या होता है बेटा, मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं यहाँ पेट के, तो मैंने आपसे कहा कि ये क्या होते हैं, ये आर्की बैक्टीरिया होते हैं बेसिकली, ठीक है, क्लियर। 23, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लीन एंड क्वालिटी मिल्क थ्रू आउट द वर्ल्ड हैज बीन मेड पॉसिबल थ्रू वर्क ऑफ, के किसने ऐसा वर्क किया जिसके नाम के आधार पर उस टेक्निक का नाम है और पूरी दुनिया में दूध को सप्लाई हम कर पाते हैं, द मिल्क इज पाश्चराइज्ड मिल्क, किसका नाम जुड़ा है आगे इसमें, पाश्चर का नाम जुड़ा है इसमें, तो आंसर इज 23 का आंसर क्या होगा, पाश्चर, पाश्चर इज दी राइट आंसर, पाश्चर इज दी राइट आंसर, क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 24, हाईएस्ट नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस बाय, ठीक है, बड़ी संख्या, हाईएस्ट नंबर ऑफ एंटीबायोटिक कौन प्रोड्यूस करता है बेटा, सबसे अधिक एंटीबायोटिक मिलते हैं
सॉइल बैक्टीरिया से मिलते हैं। और इंटरेस्टिंग बात है कि ये सॉइल बैक्टीरिया जो है वो फंजाई के समान दिखाई पड़ते हैं और कॉमनली इनको बोलते हैं हम रे फंजाई, कॉमनली इनको बोलते हैं हम रे फंजाई बोलते हैं। और बेसिकली होते ये बैक्टीरिया है, इनको रे फंजाई बोलते हैं। सॉइल बैक्टीरिया होते हैं, सबसे अधिक मात्रा में एंटीबायोटिक इनसे मिलती है। आंसर इसका है स्ट्रेप्टोमाइसिस के। स्ट्रेप्टोमाइसिस इज द बैक्टीरिया दैट लुक्स लाइक ए फंजाई, ये फंजाई के समान दिखाई पड़ते हैं, इनको रे फंजाई बोलते हैं। तो सही आंसर इसका है एक्टिनोमाइसिस एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस एंड एक्टिनोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस और एक्टिनोमाइसिस। ठीक है ना बेटा, याद रखना। पेनिसिलियम से एंटीबायोटिक पहली बार खोजा गया था, लेकिन सबसे अधिक एंटीबायोटिक किससे मिलते हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिस से मिलते हैं। क्लियर? 25 इन चीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म की आवश्यकता क्यों होती है? चीज में, चीज बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की आवश्यकता क्यों होती है? देखो बेटा, चीज बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर रिक्वायर्ड फॉर राइपनिंग ऑफ द चीज, ठीक है, सोरिंग ऑफ मिल्क, सोरिंग एंड राइपनिंग, डेवलपमेंट ऑफ रजिस्टर। देखो बेटा, राइपनिंग में आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसको सोर जो चीज बनाने की प्रोसेस में रिक्वायरमेंट होती है। बेस्ट आंसर है सी के। अब यहां पर क्या है, यू हैव टू चूज द बेस्ट आंसर, आपको बेस्ट आंसर चुनना। आप ए लगा दोगे वो भी सही है, बी लगा दोगे वो भी सही है, लेकिन इन तीनों में, दोनों तीनों में सबसे सही क्या है? सी। तो एग्जाम में कई बार ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो यू हैव टू चूज द बेस्ट आंसर। तो बेस्ट आंसर है राइपनिंग ऑफ चीज में पेनिसिलियम रॉकफोर्ट, याद है, ठीक है, स्विस चीज, प्रोपाइनोबैक्टरम शेरमानी। तो मतलब राइपनिंग में और जो है वो सोरिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं। आंसर का हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 26, मैच द कॉलम नियोमाइसिन, टेरामाइसिन, वायरिडीन और पेनिसिलिन। अब देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन जो है इसमें से सिर्फ पेनिसिलिन जो है वो हमारी बुक्स के अंदर दे रखा है, लेकिन आपको बाकी भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। टेरामाइसिन कम से कम 4-5 बार ऑल इंडिया प्रीलिम पहले आ चुका है। टेरामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसस, ठीक है ना। पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन उल्टम। तो डी का क्यू तो पता है हमको, डी का क्यू पता है और 3 जगह डी का क्यू दे रखा है, ठीक है, ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। फिर टेरामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस जो है वो रिमोसस, ठीक है, बी का आर है, ठीक है, यहां दे रखा है, यहां दे रखा, तो मतलब ए आंसर इसका नहीं हो सकता, इसका ए इसका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अब सी का देखते हैं, वायरिडीन, ग्लिडियोक्लेडियम वायरेंस, ठीक है, वायरिडीन इज द ग्लिडियोक्लेडियम वायरेंस से मिलता है। तो क्या हो गया? सी का हो गया बेटा एस हो गया। तो आंसर क्या गया? आंसर आ गया इसका जो है वो बीटा बी इज द आंसर, ठीक है ना, है ना। तो अब देखो बेटा, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो अब इस क्वेश्चन को क्या दिया, क्यों दिया मैंने, ताकि कम से कम 4 एंटीबायोटिक के सोर्स आपको मालूम चल सके, ठीक है। तो ये बेटा प्रीवियस ईयर एग्जाम वाला क्वेश्चन, इसको हमने लिया। हालांकि क्वेश्चन 7-8 साल पुराना क्वेश्चन है वो, परंतु लिया इसलिए क्योंकि एग्जामिनर कई बार ऐसे क्वेश्चन दे देता उठा के, ठीक है, बनना चाहिए हमको। 27 मैच द कॉलम एंड फाइंड द करेक्ट ऑप्शन के। सिट्रिक एसिड, एस्परजिलस नाइजर, ठीक है बेटा, एकदम ए का 3 तो पक्का पता है हमको, पक्का पता है कि नहीं? ए का 3 पक्का पता है, ए का 3 पक्का पता है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता है। साइक्लोस्पोरिन किससे मिलता है बेटा? साइक्लोस्पोरिन जो है वो किससे मिलता है? ट्राइकोडर्मा से मिलता है। बी का 1 है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता है ना। किससे मिलता है बेटा? ट्राइकोडर्मा से मिलता है, अभी बात किया था हमने, ट्राइकोडर्मा से मिलता है, ठीक है। स्टेटिन मोनास्कस से मिलता है, स्टेटिन मोनास्कस से मिलता है। तो क्या हो गया बेटा? सी का 4 हो गया, सी का 4 हो गया, मतलब आंसर आ गया आपका सी इज द आंसर, ठीक है। और ब्यूटारिक एसिड क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटारिकम से मिलता है ना बेटा, सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। मैच कई बार मैच करना पड़ेगा, 10 क्वेश्चन मैच द कॉलम के आएंगे तो 5-6 क्वेश्चन में आपको एक ही ऑप्शन से काम चल जाएगा, पर 1-2 में मैच करना पड़ सकता है, ठीक है। 28 मैच द फॉलोइंग एंड फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। मैच कीजिए, करेक्ट ऑप्शन चुनिए, आप बताइए, ठीक है। अब देखो बेटा, इसमें आपको पता है फ्लेमिंग, पेनिसिलिन, आपको झट से पता, डी का 2 आपको एकदम पता है, आपको डी का 2 एकदम पता, कोई डाउट नहीं इसमें, डी का 2 एकदम पता है, मतलब ये तो आंसर हो नहीं सकते आपके, ठीक है। अब एडवर्ड जेनर वैक्सीनेशन, ये भी पता है, सी का 1 भी पता है, सी का 1 पता है, मतलब आंसर आ गया। अब भले ही आपको बाकी 2 पता ना हो, आपको 2 जो कंफर्म किया आपने, तुरंत आपको आंसर मिल गया, आपको डी, डेल्टा डी आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब सेल्मन वॉक्समैन ने स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की थी, ठीक है। क्रिश्चियन हैंसन ने जो है वो रेनेट एंजाइम को आइसोलेट किया था और चीज को बनाया था उन्होंने, है ना, ठीक है। तो अब हमको मैच, बाकी भी हमने मैच कर लिए, लेकिन हमको 2 जो कंफर्म थे उनको मिलाते ही हमको आंसर मिल गया हमारा। 29 माइक्रोराइजा किस प्रकार काम करता है? माइक्रोराइजा एक्ट है,
माइक्रोराइजा सही बात, देखो बताओ बेटा माइक्रोराइजा किस प्रकार से काम करता है। याद रखिए माइक्रोराइजा जो होता है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जिम्नोस्पर्मिक ग्रोथ। जिम्नोस्पर्म प्लांट में रूट हेयर बहुत कम होता है, ना के बराबर होते हैं, इसलिए उसमें जो है वो माइक्रोराइजा के बगैर उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती। माइक्रोराइजा जो होता है बेसिकली ये एडवर्स कंडीशन में रूट हेयर के समान ये काम करता है। इट वर्क्स एज अ रूट हेयर इन एडवर्स कंडीशन। साफ साफ एनसीईआरटी में बेटा मेंशन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्लियर। फॉस्फेट के न्यूट्रिशन को ये बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 30, मैच दी कॉलम, कॉलम मैच कीजिए। एस्परजिलस नाइजर, सिट्रिक एसिड, कोई डाउट नहीं, एकदम क्लियर। ए का बी, वन का बी, वन का बी, मतलब आंसर जो है ये नहीं हो सकता है। एसिडोबैक्टर एसिडी मतलब क्या हो गया, एसिटिक एसिड, तो 2 का डी हो गया, 2 का डी हो गया, 2 का डी हो गया, आंसर आ गया हमारा, आंसर आ गया हमारा। मैं क्यों कर रहा हूं आपके साथ में, यही ताकि आप भी ऐसे आंसर निकालना सीख जाए। एस्परजिलस नाइजर, एसिडिक, आपने कहा सिट्रिक एसिड, ए का बी हो गया, ठीक है। आपने कहा कि जो है वो ए और सी का ऑप्शन कैंसिल किया, बी और डी 2 और 4 आंसर में से चुनना है आपको। फिर आपने कहा एसिडोबैक्टर एसिडी, एसिडिक एसिड, आपको झट मिला। अब आगे मिलाते हैं, प्रोपाइनिक बैक्टीरियम से क्या मिलेगा बेटा, प्रोपाइनिक बैक्टीरियम से स्विच एसिड, जो प्रोपाइनोबैक्टीरियम शेरमैनी से क्या स्विच चीज बनता है। पेनिसिलियम से क्या बेटा जो है आपका जो है वो आप पेनिसिलियम से रॉकफार्ट चीज बनता है। मैच कर लीजिए आप, ठीक है। पर जहां टाइम बच सकता है वहां टाइम बचाएंगे। 31, मैच दी कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को मैच कीजिए और सही ऑप्शन ये को बेटा, ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, नीट 2022 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। मैं कह रहा हूं आपसे इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। लेडी बर्ड एफिड्स के कंट्रोल में इसका उपयोग करते हैं, तो एक ए का हो गया 3, ये आंसर हो नहीं सकते, ए का हो गया 3 बेटा, ठीक है। फिर माइक्रोराइजा क्या है बेटा, माइक्रोराइजा क्या करता है, ये ग्लोमस फंजाई सबसे अधिक माइक्रोराइजा बनाती है, ये भी साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा है। तो बी का 4 हो गया, बी का 4 हो गया, आंसर बी आ गया इसका, आंसर इसका क्या आ गया, आंसर इसका बी बेटा आ गया। और आगे मैच कर लेते हैं हम, ठीक है। सी का 2 बायोलॉजिकल कंट्रोल ट्राइकोडर्मा, बायोगैस मिथेनोबैक्टीरियम मीथेन प्रोड्यूस करेगा बेटा, है ना, ठीक है ना। तो ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। 32, arrange the following steps according to sequence performed in sewage treatment plant. A, activated sludge in anaerobic sludge digester. B, flock in aeration water tank. C, primary sludge in water tank. D is the biogas फॉर्मेशन के। तो आपको सही सीक्वेंस में इसको जमाना है, आपको बिल्कुल सही सीक्वेंस में इसको जमाना है कि पहले कौन सा होता है उसके बाद कौन सा होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा बेटा, सबसे पहले प्राइमरी स्लज वाटर टैंक के अंदर जाएगा, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले प्राइमरी स्लज जो है वाटर टैंक के अंदर जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है वो उस पर एरेशन टैंक के प्राइमरी स्लज वाटर टैंक में जाएगा। उसके बाद उस पर जो है माइक्रोब्स क्रिया करेंगे, फंजाई बैक्टीरिया ग्रो करेंगे। तो पहले क्या हो गया, सी हो गया, सी के बाद आया बी, फ्लॉक इन एरेशन वाटर है। उसके बाद क्या आएगा बेटा, उसके बाद जो है एक्टिवेटेड स्लज को जो है हम एनारोबिक के अंदर डालेंगे हम, और उसके बाद फिर बायोगैस का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो सीबीएडी बिल्कुल साफ साफ स्टेप जो है, आप यदि बायोगैस वाला पूरा पैराग्राफ ध्यान से पढ़ेंगे तो साफ, यानी आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को आप ध्यान से पढ़ेंगे, उसको बायोगैस प्रोडक्शन को ध्यान से पढ़ेंगे, आपको मालूम चलेगा। मतलब सबसे पहले क्या हुआ, प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जो प्राइमरी स्लज आया उसको हमने वाटर टैंक में डाला, हमने इफ्लुएंट को वाटर टैंक में डाला, उस पर जो है फ्लॉक्स फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद जो उसको एनारोबिक डाइजेस्टर में डाल दिया हमने, उसको है ना, वहां स्लज को वहां भेजा हमने, एनारोबिक डाइजेस्टर में डाला हमने, और एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में जाकर वो मीथेन को प्रोड्यूस करेगा जब एनारोबिक बैक्टीरिया उस पर ग्रो करेंगे। तो आंसर आ गया इसका बीटा बिट के। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ऐसे स्टेप भी आपको दिमाग में रखने हैं बेटा, ठीक है। 33, बटरफ्लाई कैटरपिलर कैन बी कंट्रोल बाय द बायो कंट्रोल एजेंट लाइक के। बताइए, बटरफ्लाई कैटरपिलर को कंट्रोल करने के लिए किसका स्पोर छिड़का गया था, थूरियोसाइड, बैसिलस थ्रोजेनेसिस के स्पोर का छिड़काव किया जाता है और बटरफ्लाई कैटरपिलर से मर जाते हैं, ठीक है। तो आंसर इसका है बैसिलस थ्रोजेनेसिस, ठीक है ना बेटा। इस बैक्टीरिया के स्पोर्स का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, मैच दी कॉलम। चलिए कॉलम को मैच कीजिए आप। कर्ड क्या होगा बताओ बेटा के, अरे कर्ड क्या है, कर्ड लैक्टिक एसिड बेसिलाई, दूध को दही में कन्वर्ट करता है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। फिर योगर्ट के लिए बेटा तो ए का वन हो गया, मतलब ये आंसर होता है, मतलब आंसर किससे आएगा बेटा, आंसर ए और बी में से कहीं आएगा, ठीक है। फिर मैंने कहा योगर्ट लैक्टोबैसिलस वल्गेरिस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस का उपयोग करते हैं, ठीक है।
बटर मिल्क के लिए क्या यूज करते हैं? बटर मिल्क के लिए लैक्टिक एसिड बेसिलाई और स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोरिस का उपयोग करते हैं। चीज के लिए पेनिसिलियम का उपयोग करते हैं। मतलब आंसर क्या आया? आंसर आया इसका ए, आंसर आया इसका। ठीक है, तो दो हमें इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा यहां पर मिली कि दूध की बटर मिल्क बनाने में लैक्टिक एसिड बेसिलाई के अलावा स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोरिस का भी उपयोग होता है। और योगर्ट जो होता है कर्ड का ही एक फॉर्म होता है, उसको बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस वल्गेरिस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस का उपयोग करते हैं। योगर्ट की सेल्फ लाइफ अधिक होती है, अधिक लंबे समय तक उसको फ्रेश रख सकते हैं आप। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने स्क्रीन पर है। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन को चुनिए। सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बायोगैस प्लांट विल हैव नेगेटिव इफेक्ट। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बायोगैस प्लांट में एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। यदि आप ऑक्सीजन सप्लाई करोगे तो वो बैक्टीरिया ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी से मर जाते हैं कई बार। तो ये सही उपयोग है, सही स्टेटमेंट है। स्टार्च इन सीरियल एज रॉ मटेरियल इज यूज्ड इन फर्मेंटेशन प्रोसेस ऑफ मेकिंग बियर। बिल्कुल सही बात है, यानी आप जो है स्टार्ची सब्सटेंस जो होते हैं रॉ मटेरियल के रूप में आप उपयोग करेंगे, उससे आप बियर का प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, वाइन और बियर अनडिस्टिल्ड प्रोडक्ट होते हैं, ये भी सही स्टेटमेंट। मतलब सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें के। आंसर 35 का क्या आएगा बेटा? ऑल आर करेक्ट, सभी सही है। ठीक है, 36 व्हाट इज नॉट ए सिग्निफिकेंस ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन क्या होते हैं बेटा? ये वो प्रोटीन होते हैं जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इनको हम ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? माइक्रोब कुड नॉट मीट द डिमांड ऑफ फूड, ये गलत है कि माइक्रोब्स ही आने वाले समय में माइक्रोब ही हमारी भूख को मिटाएंगे। यानी आपको बता दूं मैं, दुनिया भर में फूड की क्राइसिस शुरू हो चुकी है और समझ लीजिए आपकी जो है वो हम जो प्रेजेंट सिस्टम है उससे हम खाना नहीं पूरा कर पाएंगे, तो हमें समुद्र का सहारा लेना पड़ेगा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें प्रोटीन को जो है वो बनाना होगा। तो ये बड़ी होप है। ठीक है, तो ये गलत है स्टेटमेंट है। ठीक है, मतलब यही आंसर है, नॉट ए सिग्निफिकेंस ऑफ एसवी। तो आंसर तो मिल गया हमको, पर बाकी देखते थे। अल्टरनेट सोर्स ऑफ प्रोटीन टू रिमूव हिडन हंगर, बिल्कुल सही बात है। हिडन हंगर मतलब कि आप खाना तो खा रहे हो पर प्रोटीन नहीं है फूड में आपके। कैन रिड्यूस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर, ये भी सही है। रिड्यूस पॉल्यूशन, ये भी सही है। तो मतलब ये तीनों स्टेटमेंट सही है। पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो सिंगल सेल प्रोटीन के लिए सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 37, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड may not be a good index for pollution for water bodies receiving effluent from। के बताइए, वो कह रहा है आपसे कि किसके लिए, यानी किसके लिए जो है वो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है बेहतर नहीं है। देखो बेटा, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में ऑयल, तेल, पेट्रोल जो है वो पानी में मिलेगा। पेट्रोल कोई बैक्टीरिया नहीं खाता नॉर्मली। ठीक है, पॉल्यूशन है वो, पर उससे बीओडी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करेगा तो बीओडी नहीं बढ़ेगा। वाटर में पॉल्यूशन है पर आप उसको बीओडी से मेजर नहीं कर सकते। तो आंसर तो मिल गया हमको ये। ठीक है, शुगर इंडस्ट्री, डोमेस्टिक सीवेज और डेयरी इंडस्ट्री, इन सब में क्या है? इन सब में ऑर्गेनिक वेस्टेज प्रेजेंट है, इन सब में फूड प्रेजेंट है एक्चुअली में, तो उस पर एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करता है। तो नॉर्मल नेचुरल बैक्टीरिया जो है वो शुगर को खाते हैं, डोमेस्टिक सीवेज को खाते हैं, डेयरी वेस्टेज को खाते हैं बेटा, उस पर ग्रो करते हैं वो। तो इनमें बीओडी को आप मेजर कर पाओगे, पर पेट्रोलियम इंडस्ट्री इज नॉट पेट्रोल से होने वाला पॉल्यूशन जो है उसको हम बीओडी से मेजर नहीं कर सकते। 38, एंजाइम विच हैज द फाइब्रोनोलाइटिक इफेक्ट, के वो एंजाइम जो कि फाइब्रोनोलाइटिक इफेक्ट मतलब ब्लड का थक्का तोड़ देता है, जो क्लॉटिंग को हटा देगा। स्ट्रेप्टोकाइनेस, अभी बात किया था, आंसर आ गया के। इसीलिए इसका उपयोग मायोकार्डियल इन्फेक्शन में करते हैं। ठीक है, हार्ट अटैक में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या शामिल है? ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या शामिल है बेटा? ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम क्या करते हैं बेटा? बायोलॉजिकल ओरिजिन के फर्टिलाइजर मतलब बायो फर्टिलाइजर, बायोपेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट करते हैं, उसमें हम जो है वो नेचुरल मेथड का अधिक इस्तेमाल करते हैं। केमिकल्स कम ना के बराबर केमिकल नहीं यूज करते हैं। नेचुरल केमिकल्स, नेचुरल चीजें हम इस्तेमाल करते हैं। और हम क्या करते हैं कि लोकली डेवलपमेंट, जो हमारे रीजन में आसपास जो बाहर की वैरायटी नहीं इस्तेमाल करते हैं, लोकल वैरायटीज को हम क्रॉस करा के ब्रीडिंग करके उनको हम डेवलप करते हैं। तो आंसर का गया ऑल ऑफ दिस। के मतलब वो सभी तरीके अपनाते हैं जिसमें कि कम से कम आर्टिफिशियल तरीकों का सामना को हमें शामिल करना पड़े। मतलब बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं, बायो पेस्टिसाइड यूज करते हैं, हम लोकल वैरायटीज का उपयोग करते हैं यहाँ पे, और बेहतर प्रकार से हम जो है बायो कंट्रोल एजेंट का उपयोग करते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट करते हैं। तो आंसर ऑल ऑफ दिस हो गया। ठीक है, 40, which of the option shows
फॉलोइंग एग्जांपल इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ टर्म्स ऑफ बीओडी। आपको बताना है कि किसका बीओडी, बढ़ता हुआ बीओडी ने, असेंडिंग मतलब बढ़ता हुआ क्रम बताना है आपको। यहां पे सबसे कम बीओडी किसका होगा बेटा? सबसे कम बीओडी होगा डिस्टिल्ड वाटर का, कोई इसमें ऑर्गेनिक वेस्टेज होगी नहीं, सबसे कम बीओडी डिस्टिल्ड वाटर का होगा, तो फर्स्ट आ गया। उसके बाद आ गया टैप वाटर, उसके बाद आ गया सीवेज वेस्टेज, तो मतलब 1 2 3 इज दी राइट आंसर के, है ना। टैप वाटर था नॉर्मल नल का पानी के, और सीवेज वाटर था जो फ्लश का पानी है उसकी बात कर रहे हैं, तो 1 2 3। तो जितना अधिक ऑर्गेनिक वेस्टेज प्रेजेंट होंगे वाटर में उतना अधिक उसका बीओडी होगा, ठीक है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या होते हैं बताइए? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दैट विच के, मतलब याद रखना बेटा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या होते हैं? दो तरह के एंटीबायोटिक होते हैं, एक होते हैं नैरो स्पेक्ट्रम, होते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही किल करते हैं, जबकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम बड़ी पैमाने पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं। अच्छे डॉक्टर जो होते हैं वो हमेशा नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं, जो पर्टिकुलर माइक्रोब को ही जाकर अटैक करे वो, ताकि बाकी बैक्टीरिया वो रेजिस्टेंस उसके लिए ना हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होते हैं, दे एक्ट ऑन वेराइटी ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो आंसर सी हो गया इसका, ठीक है। और जो वेरी स्मॉल, जो लिमिटेड अमाउंट ऑफ, जो लिमिटेड नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करते हैं, वो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। इंटरेस्टिंग बात ये कि पेनिसिलिन जो है, पेनिसिलिन इज ए नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, जबकि स्ट्रेप्टोमाइसिन इज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ठीक है ना, क्लियर। 42 बताइए आपको बताना, फ्लॉक का मतलब क्या है? फ्लॉक रिफर्स टू, फ्लॉक का मतलब क्या है? देखो बेटा, फ्लॉक का साफ साफ मतलब एनसीईआरटी में लिखा हुआ बेटा कि ये जब आप बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए एरेशन टैंक में डालते हैं, उसको जो है वो सीवेज वाटर को भेजते हैं, ठीक है, तो प्राइमरी इफ्लुएंट को भेजते हैं, तो क्या होता है बेटा, तब जो है उस पर मासेस ऑफ बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, जो फंगल फिलामेंट ग्रो करता है और उससे एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, उसे फ्लॉक बोलते हैं। फ्लॉक एक जाल के समान संरचना होती है, इसमें कि फंगल फिलामेंट्स होते हैं और बड़ी संख्या में एरोबिक बैक्टीरिया उसमें ग्रो कर रहे होते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा याद रखिएगा, ठीक है ना, साफ साफ देखा अभी क्लास में हमने। 43 इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट डिस्करेजेस द एक्सेसिव यूज के, यानी इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट में किसके उपयोग को हम डिस्करेज करते हैं, किसका उपयोग करना हम पसंद नहीं करते हैं, किसका उपयोग रोकते हैं? केमिकल पेस्टिसाइड, है हम चाहते हैं कि केमिकल का कम से कम इस्तेमाल हो, इसीलिए हमने इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट मेथड को डेवलप किया है, ताकि हम मोर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का उपयोग कर सके हम, ठीक है, पॉल्यूशन कम हो सके इससे। 44 व्हाट इज कॉमन बिटवीन एजोस्पेरिलम, एजिटोबैक्टरम एंड राइजोबियम के बीच में कॉमन क्या है? कि याद रखिए, एजोस्पेरिलम जो है वो, एजिटोबैक्टर और राइजोबियम तीनों के तीनों नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं, ठीक है। एजिटोबैक्टर फ्री लिविंग है, राइजोबियम जो होता है वो रूट नोड्यूल बनाकर लेग्यूमिनस प्लांट के साथ में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करता है, ठीक है। तो जो एजोस्पेरिलम है ये लूजली एसोसिएटेड बैक्टीरिया होता है, ग्रास प्लांट की जड़ों में अटैच होता है और लूजली एसोसिएटेड होता है और नाइट्रोजन फिक्स करता है। तो तीनों के तीनों जो है वो क्या है बेटा, सिम्बायोटिक नहीं है। एजिटोबैक्टर इज अ फ्री लिविंग, ठीक है, तीनों फ्री लिविंग नहीं है। राइजोबियम जो है वो सिम्बायोटिक कंडीशन में ही नाइट्रोजन फिक्स करता है। तीनों लेग्यूमिनेसी फैमिली से कनेक्टेड नहीं है बेटा, एजिटोबैक्टर फ्री होता है, जबकि एजोस्पेरिलम ग्रासेस से जुड़ा होता है और राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट से। डाइएजोट्रॉफ का, ऑल आर डाइएजोट्रॉफ, दैट इज द राइट आंसर। डाइएजोट्रॉफ का मतलब होता है नाइट्रोजन फिक्स करने वाले बैक्टीरिया। डाइएजोट्रॉफ का मतलब होता है ऐसे बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में रोल प्ले करते हैं, ठीक है। 45 विटामिन B12 इज प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द फर्मेंटेशन बाय, विटामिन B12 बेटा सीधा, यानी आप विटामिन B12 का सीधा प्रोडक्शन किस फर्मेंटेशन के थ्रू कर सकते हैं बेटा, याद रखिएगा। विटामिन B12 को आप सबसे अच्छा सोचें, देखो एक तो नॉर्मली दूध से दही बनता है, दही में विटामिन B12 बन जाता है, ठीक है, लेकिन वो उतनी क्वांटिटी में नहीं होता कि उसको आप निकालकर उसका कमर्शियल यूज कर सके। कमर्शियली विटामिन B12 बनाने के लिए हम प्रोपाइनोबैक्टीरियम यूज करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऑल इंडिया PMT में पूछा गया है, एम्स के अंदर पूछा गया, ठीक है। यानी विटामिन B12 को यदि आपको जो है कमर्शियल लेवल पर प्रोड्यूस करना होगा तो प्रोपाइनोबैक्टीरियम का आपको उपयोग करना पड़ेगा। इसके अलावा स्यूडोमोनास बैक्टीरिया का स्ट्रेन भी आप यूज कर सकते हैं। 46 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर स्ट्रीट टैंक फर्मेंटेशन। स्ट्रीट मतलब इसमें कुछ हिल रहा होता है, अंदर सिस्टम चल रहा है। स्ट्रीट टैंक फर्मेंटेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही जो है वो नहीं है। देखो बेटा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना बेटा, ठीक है।
बफर नीडेड टू कंट्रोल पीएच, पीएच को बैलेंस करने के लिए बफर की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ना। बैच एंड फीड पॉसिबल, यानी आप लगातार इसमें जो है वो लगातार इसमें से केमिकल जो फर्मेंट हो चुका है उसे बाहर निकाल सकते हैं, लगातार नया केमिकल आप डाल सकते हैं, तो उसे बोलते हैं बैच एंड फीड बोलते हैं इसको। बैच मतलब डालना जो हो गया, फीड मतलब डालना होगा, बैच मतलब निकालना होगा उससे, ठीक है। इलिमिनेट डिसॉल्व ऑक्सीजन, नहीं बेटा, ऑक्सीजन तो मिलाया जाता है, बल्कि ऑक्सीजन को सप्लाई किया जाता है उसके अंदर ग्रोथ के। इजी इन प्रोसेस सैंपलिंग, ये बिल्कुल सही है, एक हिस्से से सैंपल निकाल के उसको हम चेक कर सकते हैं, तो मतलब क्या है, क्या ट्रू नहीं है, तो इलिमिनेट डिसॉल्व ऑक्सीजन, इट इज नॉट ट्रू, क्योंकि ऑक्सीजन को इसमें जो है वो हम ऑक्सीजन को इसमें प्रोवाइड करते हैं, यानी यहां पर जो हमारे ये सबसे पॉपुलर बायो रिएक्टर होते हैं बेटा, और ये कंप्लीट मिक्सिंग करते हैं मटेरियल की, और ये पूरे मटेरियल को होमोजेनस बनाए रखते हैं, और इसको इसीलिए जो है इसमें पीएच को बैलेंस करने का सिस्टम होता है, इसमें फोम कंट्रोल का सिस्टम इसके अंदर होता है कि फोम ना बन जाए, इसमें अधिक गर्म ना हो जाए, कूलिंग का सिस्टम इसके अंदर होता है, और इसके अंदर जो है सिस्टम होता है कि जो प्रोडक्ट बनता जा रहा है उसको निकालते जाओ एक तरफ से, और एक तरफ से लगातार फीड करते चले जाओ उसको, पर ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है इसमें, है ना। फिर एंजाइम्स कैन बी इमोबिलाइज बाय के, एंजाइम को हम कैसे, अब देखो बेटा ये सब क्या है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको इन क्वेश्चंस को बेटा जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब एंजाइम इमोबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि सब कुछ एंजाइमों की हम कैटालिटिक प्रॉपर्टी को रिड्यूस कर देते हैं, या जो है वो उनको हम सप्रेस कर देते हैं ताकि वो एंजाइम कम काम करें, ठीक है। तो इसको इमोबिलाइज करने का तरीका क्या होता है, इसका होता है कि हम क्रॉस लिंकिंग करते हैं एंजाइम की, हम कोवेलेंटली हम किसी सॉलिड सपोर्ट से उसको जोड़ दें, हम के इंटरप्ट कर दें उनको जेल में, मतलब कुल मिलाकर आपको एंजाइम से मुक्ति चाहिए। कोई सिस्टम के अंदर किसी प्रोडक्ट के अंदर एंजाइम प्रेजेंट है, आप चाहते हो उस एंजाइम को हटाना चाहते हो, तो आप ये सभी मेथड का उपयोग कर सकते हो। दिस इज अगेन ए क्वेश्चन आज इन एम्स एग्जाम, पहले एम्स का एग्जाम अलग हुआ करता था, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमने लिया, क्योंकि कई बार एग्जामिनर जो है उसके डेटाबेस में, एनटी के डेटाबेस में ये क्वेश्चन डले हुए हैं, एक्चुअली एनटी के डेटाबेस में क्वेश्चन डले हुए, तो हमको उनका आंसर पता होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। 48 अर्न्स्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरी का कंट्रीब्यूशन क्या था बेटा, यानी इन लोगों ने कमर्शियल जो पेनिसिलिन था उसको इन्होंने उसके पोटेंशियल को, देखो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन को खोज तो लिया था, लेकिन वो उसको बड़े इफेक्टिवली जो है बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे, तो कमर्शियल प्रोडक्शन में उसको बड़े पैमाने में प्रोडक्शन में उसको जिस फॉर्म में पब्लिक को मिल सके वो उस फॉर्म में स्टेब्लिश करने में जो है वो इन्होंने चेन और फ्लोरी ने काफी हेल्प किया। तो आंसर क्या, इसका आंसर है स्टेब्लिशिंग द पोटेंशियल ऑफ पेनिसिलिन एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक के, तो इसके और ये दोनों के दोनों एक प्रकार से बिजनेसमैन थे के, तो इन्होंने जो है वो जो आइडिया था फ्लेमिंग का, यदि ये दोनों ना होते ना तो फ्लेमिंग का की खोज जो है वो उसको इंडस्ट्री के लेवल पे आने में कई वर्षों लग गए होते, पर इन दोनों के कारण वो जल्दी से पब्लिक में आ पाया, ठीक है। गंगा एंड यमुना एक्शन प्लान गिव एम्फेसिस टू क्लीन दीज रिवर बाय, कैसे, यानी क्या गंगा और यमुना एक्शन प्लान में क्या शामिल किया गया, कैसे रिवर को हम साफ कर सकते हैं बताइए। कि उन्होंने कहा कि भाई देखो एक्शन नंबर 1 कि आपको जो है जो भी वाटर आप नदियों में छोड़ रहे हैं वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से ट्रीट होने के बाद बीओडी को रिड्यूस करने के बाद ही छोड़ना है, सही है। कि आपको जो शहर उसके आसपास में वहां का सीवेज सीधा का सीधा नदी में ना छोड़े, आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना, और ट्रीटेड सीवेज वाटर को छोड़ना होगा, मतलब ऑल इज द राइट आंसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन को कब इस्तेमाल किया गया? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे सैनिक विकलांग हो गए थे घाव में इंफेक्शन होने के कारण के। सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो है पेनिसिलिन को वंडर ड्रग कहा गया, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो लोग घायल हुए थे उनके हाथ पैर नहीं काटने पड़े। पहले के समय ऐसी कंडीशन थी कि आर्मी के साथ में एक आदमी चलता था जो कसाई, बुचर, जिसका काम यह था कि जिस सैनिक के घाव सड़ने लगे उसका हाथ या पैर काट दो। साथ चलते थे वो हाथ पैर काटने वाले लोग, वो इलाज था ही नहीं उसका। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर में ऐसा नहीं हुआ पेनिसिलिन के कारण, इसलिए उसको वंडर ड्रग कहा गया, ठीक है। तो आंसर कब गया? सेकंड वर्ल्ड वॉर। चलिए, तो आज हमने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के 50 एमसीक्यूज को देखा हमने। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे, कई सारी नई जानकारी भी यहां पर हमको मिली, है ना बेटा। तो ऐसे देखो बेटा, इन क्वेश्चंस को करवाने का तरीका है कि कैसे पढ़ना है, कैसे सॉल्व करना है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए मिलते हैं आगे, बाय बाय।